वेलकम बेटा, दैट इज पार्ट नंबर 3, कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टलिस्ट लाइफ। अब हम इसका पेस्टलिस्ट का बेटा कहने के हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल ने कैसे इनको बड़ी स्केल पे फिट किया। ब्रिटिश पीरियड ही था मेनली हमारे कॉलोनियल पीरियड, राइट। चलिए, अंडर द कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली एंड द ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक। इनके ग्रेजिंग जो पशु चराते थे वो लैंड बेटा श्रैंक कम होती गई। देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड, इनकी मूवमेंट रेगुलेट कर दी गई। एंड रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज, उनका रेवेन्यू बढ़ता गया। पहले रेवेन्यू था ही नहीं, रेवेन्यू लगाया फिर उसको बहुत स्पीडली इंक्रीज किया बेटा, ठीक है। देयर एक्सेस स्टॉक्स डिक्लाइन, उनके स्टॉक्स एक्सेस जो उनका स्टोर होता था बेटा डिक्लाइन होने लग गया। एंड द ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट्स वर एडवर्सली इफेक्ट, उनके ट्रेड्स और उनके क्राफ्ट वर्क भी बहुत स्पीडली बेटा इससे इफेक्ट हुए। और कैसे हुए, यहाँ 4 मेन पैरा दिए हैं बेटा, तो 4 बड़े रीजन है कैसे उनकी लाइफ इफेक्ट हुई पेस्टलिस्ट की। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं, द कोलियन स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड इनटू कल्टीवेशन फार्म। अब बेटा पहला था कि इनकी सारी कल्टीवेशन जो ग्रेजिंग लैंड थी उसको कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला बड़ा इफेक्ट था, इसी को डिटेल में समझाया। देखिए, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा देखिए, उनका फाइनेंस, उनके पैसे, इनकम का सबसे बड़ा सोर्स लैंड रेवेन्यू था। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारी ग्रेजिंग लैंड को फार्म में कन्वर्ट कर दिया। जो वहाँ फार्म होगा तो अभी प्रोडक्शन होगा, उसका उनको बेनिफिट है, उससे टैक्स लेंगे, वो भी उनका बेनिफिट है। By expanding cultivation, it could increase its revenue collection. It could at the same time produce more jute, cotton, wheat, other actual product. तो आगे ना दोनों बातें, एक तो रेवेन्यू मिलेगा, लैंड जितनी ज्यादा एक्सटेंड होगी कल्टीवेशन के नीचे, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। दे वर रिक्वायर्ड इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लिए, उन्हें अपने देश के लिए इन चीजों की भी जरूरत थी। टू कॉलोनियल ऑफिशियल ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू अनप्रोडक्टिव, वो जो अनकल्टिवेटेड जिस पे खेती नहीं होती बेटा, उसको कहीं ना कहीं वो क्या समझते थे, अनप्रोडक्टिव, कि वो अनप्रोडक्टिव है, वो अच्छी लैंड नहीं है। इसलिए उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जितनी भी लैंड उसको कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए। इट प्रोवाइडेड नीदर रेवेन्यू, क्योंकि जो अनप्रोडक्टिव है, जहां कल्टीवेशन नहीं होती है, ना तो रेवेन्यू मिलेगा ना एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड, यहां उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ये टर्म में आता है, प्लीज देखना। वेस्ट लैंड वर्ड इन्होंने इसी के लिए यूज किया जहां पे कल्टीवेशन नहीं होती है, याद रखना इसे। एंड दैट नीड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और जरूरत है उसको कल्टीवेशन अंडर लाने की। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वर इनैक्ट। अब बेटा मिड 19th में 1850 की बात करें, वेस्ट लैंड रूल्स बेटा बने। इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री बाय दिस रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड वर टेकन ओवर गिवन टू द सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। अब उन्होंने ये रूल बनाया कि जिस भी लैंड पे अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो भी, चाहे वो ग्रेजिंग या किसी कंट्री आती हो, उसको गवर्नमेंट लेगी और उसको इंडिविजुअल्स को बांट देगी। दिस इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन एंड इनक्रेज। अब इंडिविजुअल्स को बेटा देखिए काफी कंसेशन या इनक्रेज दिया, जैसे उसने टैक्स नहीं लिया लंबे टाइम, क्योंकि जो वेस्ट लैंड है वो सीधा एकदम से एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं दे सकती, उसको टाइम लगता है बेटा। तो इनको कंसेशन एनकरेज किया गया, जिससे इसको लोग कल्टीवेशन के नीचे लेके आए। टू सेटल दिस लैंड एंड सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन ऑफ विलेज, उनको वहां बसाया गया, उनको हेडमैन बनाया गया। तो लोगों ने इन बेनिफिट को लेते हुए इन एरिया में कल्टीवेशन शुरू कर दी। इन द न्यूली क्लियर एरिया एंड मोस्ट एरिया द लैंड टेक ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग लैंड, और ज्यादा जो लैंड बेटा वेस्ट लैंड के अंडर, जो कल्टीवेशन के अंडर आई, वो सारी ग्रेजिंग ट्रैक्स थे जहां पशु चराते थे लोग। रेगुलरली पेस्टलिस्ट एंड सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन inevitably mean the decline of pasture and problem of pastoralist। तो जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपेंड हुई बेटा, इनकी लैंड डिक्लाइन हुई, पास्चर लैंड, और उससे पेस्टलिस्ट की समस्याएं बढ़ती गई। ये था बेटा पहला इंपैक्ट जिसमें हम कल्टीवेशन को रख सकते हैं। सेकंड आते हैं बाय द मिड 19th सेंचुरी, वही 1850 की बात करें, वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वर पास, या फॉरेस्ट एक्ट पास हुए, हमने पीछे पढ़ा था बेटा, राइट। 1865, 1878 और 1927, 3 एक्ट पढ़े थे, याद है लास्ट चैप्टर में। चलिए, दो थ्रू दिस एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार, साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व, तो बहुत से फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। नो पैसेज वाज अलाउड अक्रॉस टू दीज फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट वर क्लास एज प्रोटेक्टेड इन दीज, सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वाज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। थोड़े से फॉरेस्ट इनको छोड़ दिए बेटा, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जो थे, बट यहाँ पे भी इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, कम किया गया, ठीक है। तो यहाँ इनका बेटा जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था ग्रेजिंग, वो बेटा इजिली हो नहीं पाया पेस्टलिस्ट का, राइट। द कॉलोनियल ऑफिसर बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय द सैम्पलिंग। अब इनका मानना था कि अगर ग्रेजिंग पशु चरते रहेंगे तो सैपलिंग, जो नए पेड़ उगते हैं, सैपलिंग एंड द यंग शूट्स ऑफ ट्रीज आर जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। एंड द हर्ड्स trampled over the sapling and mushed away the shoots and this prevent the new trees from growing।
तो नए पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, ये जो नए जो ट्रीज उगते हैं बेटा, उनको भी खत्म कर देते, खा जाते हैं। तो यहाँ सेकंड में हम बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट की वजह से भी इनकी एक्टिविटीज बेटा बैन हो गई। तीसरा आगे आएगा बेटा, इसका थोड़ी और डिटेल दिए। दिस फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट, दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट। तो इनको फॉरेस्ट से आना बंद हो गया, आना जाना इनका। अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर देयर कैटल, इससे पहले बेटा ग्रेजिंग लैंड पे ग्रास होती थी, फॉरेस्ट में इसलिए इनको ग्रेज करते, जहां से उनको वैल्यूएबल फॉरेस्ट मिलता था, खाना मिलता था पशुओं के लिए। इवन इन द एरिया दे वर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट वाज रेगुलर। अब कई जगह एंट्री थी इनकी, बट उसमें मूवमेंट रेगुलर थी, जैसे 2-4 दिन के लिए एंटर करते थे, बाकी उनको जल्दी जल्दी वापस आना पड़ता था। एंड दे नीडेड टू परमिट फॉर एंट्री, इसके अलावा उनको परमिट की जरूरत पड़ती थी। द टाइमिंग ऑफ द एंट्री डिपार्चर वाज स्पेसिफाइड, इनकी एंट्री कब होगी, इनको वापस कब जाना, ये भी चीजें बेटा उन परमिट में क्लियरली डिफाइन होती थी। ठीक है, तो इस वजह से बेटा इनकी मूवमेंट काफी कंट्रोल में हो गई। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज लिमिटेड, नंबर ऑफ डेज लिमिटेड थे, गिने चुने दिन की एंट्री मिलती थी। इसमें उनके पशुओं का ना तो पेट भरता था, ना वो इजिली ग्रेज कर पाते थे। देखिए, पैसेज कुड नो लॉन्गर रिमेन इन द एरिया इवन द फॉरेस्ट वाज अवेलेबल, यानी घास अवेलेबल है, फिर भी आपका टाइम हो गया परमिट से, आपको वापस जाना होगा, पहले ऐसा नहीं था। The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample, and they had to move because the forest department permits that they had be issued on them now ruled their lives. अब बेटा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लाइफ को रूल कर रहा था, अब इनको जितने डे का परमिट मिला है उसको वापस आना होगा उसी टाइम पे, राइट। तो चाहे ग्रास हो या ना हो, इनको परमिट के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ता था। ठीक है, द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड इन विच दे कुड बी लीगली विद इन ए फॉरेस्ट इफ दे ओवरस्टे, अगर वो ज्यादा स्टे कर भी ले अच्छी घास को देखते हुए, दे वर लायबल टू फाइन, अब उनको बेटा काफी भारी भरकम फाइन भरना पड़ता था। ठीक है, थर्ड रीजन में आते हैं। तो सेकंड हो गया बेटा फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, पहला हो गया था आपका कल्टीवेशन एरिया बढ़ने से। अब आते हैं बेटा थर्ड रीजन, ब्रिटिश ऑफिसर वर सस्पिशियस टू नोमैडिक पीपल। अब ये नोमैडिक पीपल्स पे सस्पिशियस यानी शक करते थे, बड़ा बुरा मानते थे इनको। देखिए, दे distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in village and pastors who changed their place in resident every season. तो इनको ये बड़ा बुरा लगता था कि अपने बार बार जगह बदलते हैं, डिफरेंट ट्रेड करते हैं, मोबाइल क्राफ्टमैन, इनको बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि इनसे कभी भी इनकी इनकम नहीं होती, इनको ट्रैक करना पॉसिबल था, इनसे टैक्स करना इम्पॉसिबल था। तो मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पॉस्चर फॉर देयर हर्ड्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर ए सेटल पॉपुलेशन। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी, वो सेटल पॉपुलेशन पे रूल करना चाहती थी, कि जितनी पॉपुलेशन वो क्या हो जाए, सेटल्ड हो जाए, यानी एक जगह रहना शुरू कर दे, ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ भी सके। ठीक है, टैक्स बढ़ सके। दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन ए विलेज, अब वो चाहते थे सभी लोग विलेज में रहे, इज फिक्स राइट और पर्टिकुलर फील्ड एंड सच ए पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना इजी है, कंट्रोल करना इजी है अगर एक जगह रहेंगे। दोज हु आर सेटल्ड वर सीन टू पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग, अब उनका कानून चल पाएगा, पीसफुल हो पाएगा। दोज हु वर नोमैडिक वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल, अब इनको नोमैडिक पीपल कहने की क्रिमिनल दिखते थे। ठीक है, जैसे हमने क्रिमिनल ट्राइब पढ़ी थी पीछे। देखिए, इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया पास ए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अब 1871 में इन्हीं ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लेके आए, इसको देखना प्लीज। 1871 ये क्वेश्चन आता है, 1871 याद रखना बेटा। बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टर्स वर क्लासिफाइड क्रिमिनल ट्राइब। अब बहुत सी बेटा कम्युनिटी जो यहाँ मूव करती है, क्राफ्टमैन, ट्रेडर, पेस्टर्स, उनको क्रिमिनल ट्राइब में इसमें डाल दिया गया, राइट। और ये कानून क्या करता था, देखिए आके बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। They were started the criminal by nature and birth. Once this act was came in force, these communities were expected to live only in notified village settlement. अब इनको बाध्य हो गया बेटा कानून के थ्रू कि एक विलेज में इनको परमानेंट रहना पड़ा मजबूरी में। ओके, अगर ये बाहर जाते तो भी इन पे रेगुलर निगाह रखी जाती। देखिए, दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट ए परमिट, अब उस गांव से बाहर जाएंगे तो परमिट से जाएंगे, इतना इनको कंट्रोल किया गया। द विलेज पुलिस कीप ए कंटिन्यूस वॉच ऑन देम, इवन विलेज पुलिस इन पे कंटिन्यूस वॉच रखती थी कौन आदमी कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से भी इनको बेटा बड़ी स्केल पे इनको रोका गया अपनी पुरानी ट्रेडिशन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो तीसरा हो गया इसमें हम कहने का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को याद रख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं, क्योंकि नोमैडिक पीपल्स को सस्पिशियस मानते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट दिया फोर्थ, टू एक्सपेंड दिस रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। अब वो इनकम बढ़ाना चाहते थे तो हर तरीके को आजमा रहे थे कैसे टैक्सेशन बढ़े।
सो टैक्स वाज इम्पोज ऑन लैंड। अब इन्होंने क्या कर दिया, लैंड पे टैक्स लगा दिया, कैनल वाटर पे टैक्स लगा दिया, सोल्ड पे, ट्रेड गुड पे, इवन ऑन एनिमल्स। और सबसे बड़ा लास्ट जो बड़ा बदलाव है वो एनिमल पे टैक्स लगाया बेटा। अब पेस्टोस बाकी सब लैंड तो छूगा, बट एनिमल का भी जो टैक्स लगा, इससे बेटा पेस्टोस की एक्टिविटीज बहुत बड़ी स्केल पे कंट्रोल में आ गई है, बहुत कम डिक्लाइन हो गई, हम कह सकते हैं खत्म हो चुकी थी। क्यों हुई, आगे दिए देखिए। पेस्टोस हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल। अब हर एक एनिमल पे नंबर ऑफ एनिमल के हिसाब से टैक्स देना था। They graze on the pasture in most pasturage tract of India. Grazing tax was introduced in mid 19th century. इसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स था, जहां भी आप ग्रेजिंग करें, किसी भी एरिया में एंटर करेंगे तो वहां भी आपको टैक्स देना था, राइट। द टैक्स पर हेड ऑफ अ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंग एफिशिएंट। तो बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया था बेटा इन्होंने, ठीक है, और टैक्स रेगुलर बढ़ाते भी गई, राइट। इन द डिकेड बिटवीन 1850 to 1880 द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन आउट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। और देखिए बोली लगाई जाती थी कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, और जो भी जिस फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट या कोई भी ऐसी एरिया है जहां पे ग्रेज होते हैं एनिमल, उस एरिया का ऑक्शन होता था, बोली लगाई जाती है, यहाँ जी मैं 2 लाख यहाँ से कलेक्ट करूंगा, कोई कहता है 3 लाख कलेक्ट करूंगा। जो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की बोली लगाएगा उसको बेटा वहां का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस तरह से बेटा अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने इस टैक्स को यूज किया। These contractors tried to extract a high tax as they could be recover the money they had paid to the state and earn a much profit was they could within year। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है बेटा अपना इनकम भी चाहता था, इसलिए हम बात करते हैं थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हाई टैक्स वो कलेक्ट करने लगे, फोर्सफुली कलेक्ट करने लगे, जिससे वो अपने गवर्नमेंट को भी तो टैक्स देना ही है, स्टेट को, इसके साथ अपना प्रॉफिट भी वो कमा सके। इससे बेटा हम कहते हैं हाई टैक्स और लेने लगे वो। बाय 1880 द गवर्नमेंट बिगिन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पैस्टोरलिस्ट। 1880 में बेटा सीधा पैस्टोरलिस्ट से सीधा टैक्स कलेक्ट होने लग गया, मिलिटरीज को हटा दिया गया। ईच ऑफ देम वाज गिव अ पास। अब इनका तरीका अलग बदल दिया, कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर अब इनको पास दे दिया गया बेटा, ठीक है। टू एंटर ग्रेजिंग ट्रैक्ट ए कैटल हर्ड हैड टू शो देयर पास एंड पे द टैक्स। अपना पास दिखाओ, अपना एंट्री दो और उसके हिसाब से टैक्स दो। द नंबर ऑफ कैटल हर्ड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। तो कितने पशु है, कहां जा रहा है, वो ट्रैक होता था और अपने पशु के अकॉर्डिंग वो अपने पास के अकॉर्डिंग पैसे देता था, ठीक है। तो 4 पॉइंट है बेटा, इन चारों को करना। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें टैक्सेशन हम कह सकते हैं, टैक्स ऑन एनिमल मेनली, ठीक है। अब इसमें 2 बॉक्स दिए बेटा, सोर्स सी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना इससे भी। एच.एस. गिब्सन है बेटा, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, दार्जिलिंग के थे ये, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इनके अकॉर्डिंग वही व्यू था इनका, फॉरेस्ट विच आर यूज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग जहां होती है, यूज फॉर एनी अदर पर्पज, उनको दूसरे पर्पज से यूज नहीं कर सकते, अनेबल टू यील्ड टिम्बर फ्यूल एंड लैकेपेट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ हम अदर चीजें फ्यूल या और किसी वजह से टिम्बर ग्रो करना इजी नहीं है, ठीक है। इसके साथ सोर्स डी दिया है बेटा नेक्स्ट पेज पे, ये भी देख लीजिए एक बार। इन 1920 द रॉयल कमीशन एक्चुअल रिपोर्टेड, रॉयल कमीशन की बेटा रिपोर्ट है, एक बार इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ टॉपिक और होता है, नेक्स्ट 4th वीडियो मिलेंगे, ओके, थैंक यू।